नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी में। मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस को। दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस में जो पेपर नंबर 2 है, सेक्शन बी जो है इसमें आपको सोशियोलॉजी विषय दिया गया है, समाजशास्त्र। और इस समाजशास्त्र विषय पर लगातार हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है। इस लेक्चर सीरीज का आज हमारा ये 11वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों सामाजिक समरसता के टॉपिक पर। सामाजिक समरसता आज के समय में हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए। सामाजिक समरसता के बिना जो सामाजिक व्यवस्था हम अच्छे से चलते हुए देखते हैं वो चलना बहुत मुश्किल होगी, और ऐसे में कई सारी समस्याओं का सामना किसी भी देश को करना पड़ सकता है, और आज कर भी रहे हैं देश, जब सामाजिक समरसता की कमी हमें देखने को मिल रही है। तो आज पूरी कोशिश है मेरी कि सामाजिक समरसता के इस टॉपिक को पूरा आपको कंप्लीट करवा दूं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि सामाजिक समरसता का अर्थ क्या होता है। इसके अर्थ को डिटेल में समझने के बाद फिर हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे कि अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसकी क्या परिभाषा हमें दी है, और वो परिभाषा आपको रटना पड़ेगी, एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सामाजिक समरसता जो है इसकी हम लोगों को विशेषताएं क्या देखने को मिलती हैं, और साथ ही साथ हम इसके घटक की भी बात करेंगे। दोस्तों, सामाजिक समरसता के घटकों को जब देखा जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ सोशल हार्मोनी की जब बात करते हैं, तो इसमें आपको दो चीजें देखना होती है। एक तो इसके परंपरागत घटक हम लोगों को देखने को मिलते हैं, दूसरे हम लोगों को इसके आधुनिक घटक देखने को मिलते हैं। तो इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि सामाजिक समरसता लाने के लिए हमारी परंपराओं में, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में पहले से कौन सी चीजें थी, और नवीनतम रूप में देखें तो सामाजिक समरसता लाने के लिए कौन सी व्यवस्था देखने को मिल रही है। फिर हम देखेंगे कि सामाजिक समरसता अगर हम लाना चाहते हैं तो इसके उद्देश्य क्या है, क्यों हमें सामाजिक समरसता की जरूरत है, और फिर हम बात करेंगे कि अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसको लाने के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। सामाजिक समरसता के लिए बाधाओं, रुकावटों के तौर पर कौन सी चीजें हमें दिखाई पड़ती है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। और फिर हम लोग बात करेंगे कि इसका समाधान क्या है। समस्याएं देने मात्र से कुछ नहीं हो जाता। आज अब हमारे देश में अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों को देखते हैं, देश के विपक्ष को देखते हैं। विपक्ष आराम से सरकार की आलोचना कर देता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आलोचना आराम से कर देता है। देखिए, आलोचना करना सही बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी की भी आलोचना की जा सकती है, लेकिन आलोचना करने मात्र से आप एक अच्छे बोल सकते हैं कि आलोचक नहीं बनते हैं। एक अच्छा आलोचक वही होगा दोस्तों जो आलोचना करे, कमियां बताए, और फिर उसके समाधान के रास्ते भी सुझाए कि आप ऐसी चीजें करेंगे तो हो सकता है कि ये चीजें सही हो जाएं, समस्याएं ना हो। तो कहीं ना कहीं बाधा अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो बाधाओं के बाद हम लोगों को समाधान भी देखना पड़ेगा, और देखेंगे कि सरकार ने देश में इसके लिए क्या प्रयास किए हैं उनको भी देखेंगे। तो अर्थ से लेकर इसके प्रयासों तक ये अलग अलग टॉपिक हम लोग यहाँ देखेंगे, जिससे कि हमारा ये पूरा सामाजिक समरसता का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद इतनी श्योरिटी हो जाएगी कि एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दूसरी बात आपको और जानना है कि सामाजिक समरसता में हम ये सारी चीजें जो देख रहे हैं ये नई नहीं है। हालांकि 2024 में पीएससी सिलेबस में पैटर्न में बदलाव आया है। इस बदलाव के बावजूद दोस्तों कई सारे टॉपिक सोशियोलॉजी के ऐसे हैं जो पहले के सिलेबस में भी थे, उनमें सामाजिक समरसता वाला ये टॉपिक भी आता है। पिछले साल तक जो सिलेबस चलता था पीएससी मेंस में, उसमें भी सामाजिक समरसता का टॉपिक था। अगर आप पिछले पेपर को उठाकर देखेंगे मेंस के, तो वहां पर आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऐसे में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक ऐसी व्यवस्था है जो आज के समाज की, आज के राष्ट्र की महती आवश्यकता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एक करके इन सभी चीजों पर चर्चा करते हैं कि सामाजिक समरसता से संबंधित कौन कौन सी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। सबसे पहले सामाजिक समरसता पर बात करेंगे, लेकिन आप लोग ऐसे जो पहली बार मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, लगातार हमारी ये तैयारी चल रही है। थोड़ी बहुत बीच में गैप हो रहा है, और मैंने कारण भी पिछले लेक्चर में बताया था कि गैप क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वो चीजें आप लोग थोड़ा सा समझेंगे।
सामाजिक समरसता की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सा तात्पर्य होता है दोस्तों सामाजिक समानता। सीधा सा तात्पर्य सामाजिक समानता होता है। क्लियर है? आज के दौर में जब हम देख रहे हैं, हम भारतीय समाज के संदर्भ में इसको देखें तो हमें कई सारे धर्म, जातियां, उपजातियां, भाषाएं, बहुत सारी चीजें हमें हमारे देश में देखने को मिलती है और हर आधार पर अलग अलग जगह पर हमें भेद भी देखने को मिलता है। जब आप इन सभी प्रकार के भेद को समाप्त करके एक समान व्यवस्था स्थापित कर लेंगे, सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, तो इस व्यवस्था को ही अब सामाजिक समरसता के तौर पर देखते हैं। क्लियर है? तो सामाजिक समरसता का सीधा सा तात्पर्य क्या है? सामाजिक समानता, जाति आधार पर, लिंग आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, कलर के आधार पर, भाषा के आधार पर जितने भी प्रकार के भेद हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी भेद की समाप्ति करके सामाजिक समानता को स्थापना करने की जो व्यवस्था हम लोग देखते हैं, वो पूरी व्यवस्था जो है दोस्तों वो सामाजिक समरसता के अर्थ के अंतर्गत ही आती है। ये ध्यान रखना है। इसके अर्थ को हम थोड़ा सा विस्तार करके देखें तो हमें यह दिखेगा कि सामाजिक समरसता में एकात्म भाव होता है। एकात्म भाव सामाजिक समरसता में हमें देखने को मिलता है। इसमें हमें सामुदायिकता की भावना देखने को मिलती है कि सामुदायिकता की भावना इसमें होगी। इसमें हम लोगों को संगठनात्मकता देखने को मिलेगी और इसमें हमको समुदाय निर्माण के तत्वों को देखने को मिलेगा। जब आप सामाजिक समरसता के अर्थ को व्यापक रूप से समझना चाहते हैं तो आपको ये चारों चीज देखनी होंगी कि सामाजिक समरसता के लिए एकात्म भाव, सामुदायिकता की भावना, संगठनात्मकता और समुदाय निर्माण के तत्व की जरूरत होती है। सबसे पहले हम एकात्म भाव की ही बात कर ले कि एकात्म भाव क्या है। एकात्म भाव का मतलब होता है दोस्तों यहां सीधा सीधा कि सबको मिलजुल कर रहना होगा। मिलजुल कर रहना होगा। जब सब मिलजुल कर रहेंगे, एक जैसा भाव रखेंगे सबके प्रति, तो ऐसे में सामाजिक समरसता आती है। सामुदायिकता की भावना का क्या मतलब है? सामुदायिकता का मतलब भी होता है एक साथ रहना। ठीक है? सामुदायिकता को इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं। जो कम्युनिटी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है जो लैटिन भाषा के थे, एक कॉम और एक म्यूनिस। मैंने जब कम्युनिटी वाला टॉपिक पढ़ा है तो वहां डिटेल में इसके बारे में बात की है। जब कॉम और म्यूनिस को आप मिलाते हो तो शब्द बनता है कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी का हिंदी में रूपांतरण जब आप करते तो मिलता है समुदाय, और समुदाय शब्द का अर्थ निकलता है एक साथ रहना। जब आप एक साथ रहकर आपसी कार्यों को संपन्न करते हैं तो ऐसी व्यवस्था में हम लोग सामुदायिकता की भावना की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संगठनात्मकता। संगठनात्मकता जो व्यवस्था है, इसमें एक तरफ आप समुदाय को लेते हैं और एक तरफ आप लेते हैं भावना। जहां समुदाय की भावना होगी वहां एक साथ एकजुट होकर रहने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ही संगठनात्मकता आती है। उसके बाद समुदाय निर्माण के तत्व की बात करेंगे। समुदाय निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है दोस्तों? जनसंख्या है। समुदाय निर्माण के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र होगा। इसके अलावा समुदाय निर्माण के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को यहाँ पर एकता की भाव चाहिए। तो ये जहां पर होगा उन आधार पर आप किसी समुदाय का निर्माण करेंगे। और समुदाय का मतलब क्या होता है? समुदाय के अंतर्गत आप देखते हो एक साथ रहने की भावना। इसका मतलब समुदाय निर्माण के तत्व जब होंगे, जब संगठनात्मकता होगी, जब सामुदायिकता की भावना होगी, जब एकात्म भाव होगा, तो सामाजिक समरसता की व्यवस्था स्थापित होती है। तो यहाँ व्यापक लेवल पर हमने सामाजिक समरसता के अर्थ को देखा है। हालांकि परीक्षा में जब आपसे साधारण रूप से पूछा जाए कि सामाजिक समरसता क्या है, तो आप लोग सीधा उत्तर क्या लिखेंगे? सामाजिक समरसता से आशय है सामाजिक समानता की स्थापना, समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके, जैसे कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर, भोजन के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, या फिर हम कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर क्यों ना हो, सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके आपसी सहचर्य और
कहीं ना कहीं सहयोगात्मक व्यवस्था की जो स्थापना है वही सामाजिक समरसता कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां आपने समझ लिया कि सामाजिक समरसता क्या होती है। अब सामाजिक समरसता क्या होती है जब हमको वो समझ में आ गया है, तो हमको अब समझने की जरूरत है कि सामाजिक समरसता की परिभाषाएं समाजशास्त्रियों ने क्या दी है। हम दो समाजशास्त्रियों की परिभाषा यहाँ लेने वाले हैं। दो समाजशास्त्री की परिभाषा हम यहाँ जो लेंगे वो एक सर्वमान्य परिभाषाओं में आती है, रट लीजिएगा उसको ताकि दिक्कतें नहीं आएंगी। पहली परिभाषा जो है वो आती है डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी की। इनकी जो परिभाषा ये कहते हैं कि समरसता का अर्थ समाज को एकजुट करना और पारस्परिक भेदभाव को समाप्त करना है। तो यहां पर डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने क्या कहा, याद रखिए कि समरसता अर्थात क्या बोला गया है, समाज का एकजुट होना प्लस भेदभाव की समाप्ति। ये इन्होंने इंपॉर्टेंट बोला है कि समरसता का मतलब ही है कि समाज को एकजुट कर दिया जाए और भेदभाव को समाप्त कर दिया जाए, भेदभाव को समाप्त कर दिया, तथा यह कार्य किसी एक व्यक्ति या संस्था के द्वारा नहीं बल्कि जागरूक लोगों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया सामाजिक समरसता में समरसता का अर्थ होता है समाज का एकजुट होकर और भेदभाव की समाप्ति करना। और इसके लिए आपको कैसे प्रयास करने पड़ेंगे, बोले इसके लिए आपको सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे। सामूहिक प्रयास के साथ ही आप इस व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं, वास्तव में सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि सामाजिक समरसता का भाव कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो जैसा कि डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा कि सामाजिक समरसता का भाव स्थापित करने का मतलब है कि समाज में एकजुटता लाना, समाज में भेदभाव की समाप्ति करना। और अगर आप समाज में एकजुटता लाना चाहते हो, अगर आप समाज में भेदभाव को समाप्त करना चाहते हो, तो ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता, ये सभी का सामूहिक प्रयास का परिणाम ही हो सकता है। जब सभी संप्रदाय के लोग, सभी जाति वर्ग के लोग, सभी विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे, सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, तभी इस समाज में सामाजिक समरसता की स्थापना की जा सकती है, सामाजिक समरसता के भावों को स्थापित किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट अर्थ सामाजिक समरसता की स्थापना से लगा सकते हैं। इसके बाद एक और परिभाषा देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2000 में हम लोग को 2020 में देखने को मिल रही है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है कि सामाजिक समरसता की भावना का विकास करने के लिए विद्यार्थियों में जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा, उन्हें स्वार्थों से ऊपर उठकर देश, समाज और मानवता के लिए त्याग करने की प्रेरणा देना होगा। छात्रों में नैतिकता की भावना को विकसित करते हुए उनके चरित्र को ऊंचा बनाना होगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामाजिक समरसता की व्यवस्था की बात की गई है और ये राधा कुमुद मुखर्जी की परिभाषा हम लोगों ने देखी। ये दोनों के दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा कि सामाजिक समरसता के लेकर क्या परिभाषाएं, क्या व्यवस्था हमें समाजशास्त्र में देखने को मिल रही है। अब परिभाषाओं का अगर हम लोगों को पता है तो हम लोगों को सामाजिक समरसता के घटक के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए कि सामाजिक समरसता अगर लाना है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट घटक क्या होने चाहिए। पहले तो हम लोग बेसिक घटकों की बात कर लेते कि ये होना ही चाहिए, फिर हम इसको परंपरावादी और आधुनिक में बांट कर देखेंगे। अब हम यहाँ अगर बेसिक की बात करें, सबसे पहले बंधुत्व। देखिए, अगर समाज के सभी वर्गों में बंधुत्व की भावना होगी, आपसी भाईचारे की भावना होगी, तो वो मिलजुल कर रहेंगे। आपस में जो वैमनस्य होता है वो वैमनस्य नहीं होगा। एक समान हित रखकर उनकी पूर्ति के लिए समान रूप से प्रयासरत लोग रहेंगे, एक दूसरे के अहित के बारे में नहीं सोचेंगे, ईर्ष्या जैसी भावना को साइड में रखेंगे, नफरत को खत्म करने का प्रयास करेंगे। कब करेंगे? जब बंधुत्व की भावना का विकास समाज में किया जाएगा। तो आत्मीयता, देखिए आत्मीयता एक बहुत बड़ा गुण होता है। आत्मीयता को आप ऐसे कह सकते हैं कि हृदय की गहराई से
अगर आप किसी भी व्यवस्था में हृदय की गहराई से संबंधों को निभाते हैं, एक लगाव रखते हैं, किसी का अनहित नहीं चाहते हैं, तो आत्मीयता की भावना के विकास से कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता आती है, ये ध्यान रखेंगे। फिर आता है सहिष्णुता। सहिष्णुता को इस अर्थों में समझिए कि भारत में हम देखें तो अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो सहिष्णुता में क्या होगा कि ये विविधता जो है, इस सभी प्रकार की विविधता को स्वीकार करना और सभी का अपने अपने स्थान पर आदर करना, उनके मूल्यों का सम्मान करना, ये जो व्यवस्था होगी, यह व्यवस्था हमें सहिष्णुता के अंतर्गत देखने को मिलेगी। और जब हमारे समाज में सहिष्णुता विद्यमान होगी बड़े स्तर पर, तो कहीं ना कहीं हम इस सब चीजों को, जो भेद होते हैं, उनको किनारा करके सभी चीजों को रेस्पेक्ट देंगे। ऐसे में सामाजिक समरसता बढ़ती है दोस्तों, ठीक है। वैसे अगर हम सहिष्णुता का अर्थ देखेंगे तो सहिष्णुता का अर्थ होता है सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति जो है वो शाब्दिक अर्थ होता है सहिष्णुता का, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन हम हमारे देश में जो अलग अलग व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उन सबको स्वीकार करना भी सहिष्णुता के अंतर्गत ही माना जाएगा। और अगर हम इस प्रकार की सहिष्णुता लाते हैं तो समाज में समरसता, समानता की स्थापना हो सकती है। सहयोग या सहकार्य, देखिए अगर हम समरसता लाना चाहते हैं तो एक दूसरे के मदद करते हुए सहयोग के आधार पर कार्य करने की परिपाटी को चलाना होगा। जब आप एक दूसरे की मदद करके सहकर्मी के तौर पर काम करते हैं तो फिर आप सामाजिक समरसता को देखते हैं, वहां ईर्ष्या वगैरह नहीं होता। सर्वहित में काम करना, सामाजिक समरसता लाने के लिए जरूरी है कि खुद के कल्याण पर, खुद के परिवार के कल्याण पर, खुद के समाज के कल्याण पर ध्यान न देते हुए सभी लोगों के कल्याण को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम का किसी व्यक्ति विशेष, किसी समुदाय विशेष को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरे देश को लाभ होगा। तो ऐसे में जब आप सर्वहित की बात करते हैं, सर्व कल्याण की बात करते हैं, तो आप सामाजिक समरसता को स्थापित करते हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एक इंपॉर्टेंट बात है। सह अस्तित्व का मतलब है एक साथ रहने की व्यवस्था, और वो भी आपको शांतिपूर्ण रहना पड़ेगा। हमें हमारे देश में समय समय पर अलग अलग प्रकार के दंगे, लड़ाई झगड़े, वैमनस्य की व्यवस्था देखने को मिलती है। जब ऐसी चीजें होती रहेंगी तो सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। अगर आप सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता बनाना चाहते हैं तो ये जरूरी होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग रहें, सह अस्तित्व के साथ सब रहें, आपके होने से किसी को तकलीफ ना हो, किसी के होने से आपको तकलीफ ना हो। एक साथ एक समाज में रहिए, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखिए और कहीं ना कहीं समरसता को स्थापित कीजिए। वैसे ही आता है परस्पर निर्भरता। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आप दूसरों से काम ले लें, दूसरे के आप काम ना आए, या कोई दूसरा सोचता है कि वो आपसे काम ले ले और वो आपके काम ना आए, अगर आप ये ऐसा सोचते रहेंगे कि आप आपकी जरूरतें खुद से पूरी कर लें, तो फिर ये समस्या हो जाएगी। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता से दूर जाएंगे और ईर्ष्या, दुश्मनी, वैमनस्य जैसी चीजों में घुस जाएंगे। जहां आप परस्पर निर्भरता के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए काम करते चले जाएंगे तो सामाजिक समरसता स्थापित होगी। तो सामाजिक समरसता के इंपॉर्टेंट घटक में आप लोगों को 7 पॉइंट्स मैंने बताए: बंधुत्व, आत्मीयता, सहिष्णुता, सहयोग या सहकार्य, सर्वहित, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और परस्पर निर्भरता। ये आप लोग एग्जाम में ऐसे कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा ही यहां से। नेक्स्ट देखिए, परंपरागत घटक की बात करेंगे। भाई, सामाजिक समरसता कोई नया चीज तो है नहीं है। हजारों सालों से हमारा देश का समाज चल रहा है, हमारी संस्कृति चल रही है। तो हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में क्या ये सामाजिक समरसता आज से ही है या इसकी स्थिति पहले भी देखने को मिलती थी? तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि कई हजार वर्षों से हमारे देश में सामाजिक समरसता की व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर हम ऋग्वैदिक काल में चले जाएं तो वहां इसका एक आदर्श स्थिति हम लोगों को देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म प्रधान थी, जन्म प्रधान नहीं थी। किसी को उच्च, किसी को निम्न मानने की व्यवस्था नहीं होती थी, क्योंकि जाति और धर्म की परिपाटी वहां नहीं चलती थी। एक समता मूलक समाज हम लोगों को वहां देखने को मिलता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जैसे ही आप जाते हो, आज से लगभग 3000 साल पहले से,
आज से लगभग 3000 साल पहले जब उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ हुआ था, तो उस उत्तर वैदिक काल के समय में हम लोगों को देखने को मिला था कि सामाजिक व्यवस्था में कई सारी स्थिति कमजोर देखने को मिली थी। अब वहां जब स्थिति कमजोर देखने को मिली तो वहीं हम लोगों को गोत्र व्यवस्था देखने को मिली, और यही व्यवस्था आगे जाके जाति व्यवस्था के तौर पर बदल गई थी। अब कोई उच्च जाति का हो गया, कोई निम्न जाति का हो गया, छुआछूत आदि भेदभाव समाज में देखने को मिल गए, और तब से जो भेदभाव की स्थिति बढ़ती गई वो आज तक राजनीतिक वातावरण से प्रेरित होकर बहुत ज्यादा क्रूर रूप धारण कर चुकी है। तो हमें यहाँ समाज में समानता जैसी चीजें नहीं देखने को मिल रही थी। तो फिर देखा गया कि जब पुराने समय में ही देश में समाज में इस प्रकार के विभेद आ गए थे, तो फिर वहां पर सभी के बीच में समानता स्थापित कैसे की जाएगी। तो उस समय में समानता स्थापित करने के हम लोगों को कुछ टूल्स, कुछ विकल्प देखने को मिलते थे, जिसके माध्यम से उस समय के समाज में भी एकता स्थापित करने का प्रयास किया जाता था। तो उनको हमने परंपरागत साधन के तौर पर देखा है समरसता के लिए। तो परंपरागत घटक में हम लोग सबसे पहले देखते हैं धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम। देखिए, अगर धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होता है तो उसमें समाज के, धर्म के संबंधित बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है। सब एक साथ होकर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में इकट्ठा होते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर पर्टिकुलर चीज को लेकर काम करते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, और लड़ाई झगड़े से काम नहीं करते। ऐसे कामों को बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ, भक्ति के साथ किया जाता है, और इसका परिणाम होता है सामाजिक समरसता। तो जो धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम हम लोगों को अलग अलग स्तर पर देखने को मिलते हैं, वो सामाजिक समरसता लाने का काम करते हैं। भले ही वो आप भगवत गीता कहीं चल रही हो, भले ही किसी के यहाँ पर रामायण चल रही हो, या फिर कहीं पर जो बोल सकते हैं कि भगवत कथा का आयोजन हो जाता है, तो ये सारे के सारे धार्मिक क्रियाकलापों में आते हैं। ऐसे में समाज के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग उसमें शामिल होते हैं और उनमें एकता स्थापित होती है। वैसे ही धार्मिक ग्रंथ, अगर हम धार्मिक ग्रंथ को देखें तो वेद की बात कर लें, पुराणों की बात कर लें, ये सारे के सारे जो धार्मिक ग्रंथ है उपनिषद तक, इन सभी ग्रंथों में जो बातें दी गई हैं वो बातें आदर्श मूलक बातें हैं, वो बातें सामाजिक समरसता को स्थापित करने वाली बातें हैं। सामूहिक तौर पर एकता के साथ कैसे रह सकते हैं, इस प्रकार के सिद्धांत हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित किए गए हैं दोस्तों। तो ये सामाजिक समरसता का एक इंपॉर्टेंट योगदान है। कला, देखिए कला जो होती है उसको हम लोग संस्कृति का वाहक कहते हैं। देखिए कला जो है इसे हम संस्कृति का वाहक कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक देश से दूसरे देश में अगर संस्कृति को कोई लेकर जा रहा है तो वो कला लेकर जाती है। अब कला में सभी प्रकार की कला शामिल हो सकती है। इसमें चित्रकला भी हो सकती है, इसमें वस्त्र कला भी हो सकती है, इसमें भाषा कला भी हो सकती है, इसमें साहित्य कला भी हो सकती है, इसमें स्थापत्य कला भी हो सकती है। सभी प्रकार की कलाएं इसमें आती हैं। जब किसी कलाकार के द्वारा किसी भी चीज को बनाया जाता है तो वो सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही होता है। पहली बात तो ये कि उसको सभी लोग सराहते हैं और उस कला में किसी न किसी सामाजिक व्यवस्था से संबंध रखने वाले समूह या किसी से भी संबंध चीजों को दर्शाने का प्रयास कलाकार करता है। जब उसको दर्शाता है तो सभी लोग उसकी विशेषताओं को समझते हैं, जिससे कि समाज में एक समरसता का भाव उत्पन्न होता है दोस्तों। तो कला सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और दूसरी बात है कि कला जो होती है ये आपके लिए बोल सकते हैं कि किसी की जात, पात, धर्म, समुदाय देखकर कलाकार को नहीं देखा जाता। कलाकार को एक कलाकार के तौर पर देखा जाता है और कहीं ना कहीं वो सामाजिक समरसता का वाहक होता है। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में ही चले जाएं तो आपको कुछ सलमान खान, शाहरुख खान जैसे मुस्लिम कलाकार भी मिलेंगे, आपको कपूर वपूर जैसे लोग भी मिलेंगे, आपको देओल जैसे लोग भी मिलेंगे, जो भारत के अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं, अलग अलग भाषा समूह से संबंधित हैं, लेकिन वो जो चीजें प्रदर्शित करते हैं वो कहीं ना कहीं एक सूत्र में लोगों को बांधने का काम करते हैं। सामाजिक समरसता हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। इसके बाद हम देखें संयुक्त परिवार प्रणाली। हमारा जो परंपरागत भारतीय समाज है उस भारतीय समाज की बहुत बड़ी विशेषता है संयुक्त परिवार प्रणाली। जब संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो इसमें रक्त संबंधी, विवाह संबंधी जो लोग होते हैं वो एक साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं। परिवार जो संयुक्त होगा वो बड़ा होता है और ऐसे में जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं
तो बड़े बुजुर्ग अपने घर के जो बच्चे हैं, छोटे लोग हैं, उनमें एक प्रकार के आदर्श और मूल्यों को स्थानांतरित करते हैं, और जो आदर्श मूल्य वे स्थानांतरित करते हैं, उन आदर्श मूल्यों में हम लोगों को समरसता का जो भाव होता है वो भी दिखाई पड़ता है। समाज में समानता समरसता की जो भावना है वो घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा परिवार के छोटे लोगों को सिखाई जाती है। एक प्रकार से ये संस्कृति के वाहक के तौर पर होते हैं। ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था, देखिए ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था सामाजिक समरसता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में जब जाएंगे तो सभी लोग एक व्यवस्था को फॉलो करते हैं। किसी भी ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक भाषा समूह दिखाई पड़ेगा, सभी का एक व्यवसाय होता है, सभी के एक जैसे रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। तो ये सामाजिक समरसता समानता स्थापित करने के सबसे बड़े एग्जाम्पल्स होते हैं कि ऐसे अगर आप रहेंगे तो कैसे समाज में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित होगी जिसमें सभी जगह पर समानता होगी, जहां पर सभी का आदर किया जाएगा, ईर्ष्या का, वैमनस्य का, दुश्मनी का, ये सारे के सारी चीजें वहां पर जो कि सामाजिक समरसता के खिलाफ होते हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। तो भेदभाव को समाप्त करके सभी को एक समरसता के सूत्र में बांधने का काम अगर कोई करता है तो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में हम लोगों को वो देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सामाजिक समरसता के परंपरागत घटक हम लोगों ने देखे जो हमें पहले से ही हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ आधुनिक घटक भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे कि संविधान। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है और इसके 15 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू हो जाते हैं। शेष संविधान जो होता है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अब ये संविधान जो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हुआ, उसमें हम लोगों को समानता, स्वतंत्रता जैसे कई सारे मूल्य देखने को मिलते हैं। जैसे हम भारत के संविधान में चले जाएं तो भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 18 है ना, उसके बाद आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28, इसके अलावा आर्टिकल 29, 30, ये ऐसे आर्टिकल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं जहां पर समानता की, धर्म की स्वतंत्रता की, संस्कृति के संरक्षण की बातें बताई जाती हैं। तो इनके माध्यम से कहीं ना कहीं समाज में समानता का भाव स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, सभी को एक जैसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आरक्षण की व्यवस्था हम लोगों को अनुच्छेद 16 में देखने को मिल रही है ताकि सभी को एक समान लेवल पर लेके जाएं। तो एक इम्पोर्टेंट काम करता है संविधान सामाजिक समरसता की दृष्टि से, क्योंकि संविधान का हर एक व्यक्ति आदर करेगा, संविधान को हर एक व्यक्ति मानेगा, और जब हर एक व्यक्ति इसका आदर करेगा, मानेगा और इसको अनुल्लंघनीय माना जाता है तो इसके उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में सामाजिक समरसता को अगर स्थापित करने का इंपॉर्टेंट नवीनतम घटक है दोस्तों तो वो क्या है, संविधान माना जाता है देश का। इसी प्रकार से विभिन्न सामाजिक विधान, हमें SC ST के लिए एक्ट देखने को मिलता है, हमें महिलाओं के लिए अधिनियम देखने को मिलता, आयोग बनाया गया है, बच्चों के लिए अधिनियम आयोग बनाया गया है। तो ये सारे की सारी व्यवस्थाएं अलग अलग सामाजिक विधान है जिसके माध्यम से छुआछूत, भेदभाव आदि को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके माध्यम से समाज में समरसता लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम देखें सरकार की नीतियां और प्रशासन की व्यवस्था। जब आप सरकार की बात करते हैं तो इसमें व्यवस्थापिका को भी आप लेते हैं, कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका को भी आप लेते हैं, कानून को लागू करने का काम करती है, और न्यायपालिका का भी बात करते हैं जो कि न्याय करने का काम करती है। तो ये तीनों व्यवस्थाओं के तहत ध्यान दिया जाता है कि समाज में जो भेदभाव है, समाज में जो अंतर है, उसको धीरे धीरे करके खत्म किया जाए और उसको खत्म करके समाज में सौहार्द और एकता, समानता को स्थापित किया जाए। इसके लिए सरकार समय समय पर नीतियां लेकर आती है, प्रशासन अलग अलग प्रकार की योजनाओं को लागू करता है ताकि समाज में एकता स्थापित हो सके, समरसता हो सके। मीडिया दोस्तों, मीडिया जो होती है वो सामाजिक समरसता में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जो दोषपूर्ण सिद्धांत हैं, व्यवहार हैं, जो भेदभाव लाने वाले तत्व हैं, जो नकारात्मक मूल्य हैं, इन सभी को हतोत्साहित करने का, इनका
कहीं ना कहीं खुलासा करने का काम कौन करती है? मीडिया करती है। और मीडिया इन सबको जब खुलासा करती है और बताती है कि भाई ये हमारे देश में किस रूप से गलत है, समाज के लिए हानिकारक है, इनको जब मीडिया लेकर आती है, उजागर करती है, तो इसको हतोत्साहित करती है मीडिया। और जब ये तत्व हतोत्साहित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं समानता की स्थापना होती है, कहीं ना कहीं समरसता की स्थापना होती है। तो अगर हम लोगों को सामाजिक समरसता लाना है तो मीडिया को उसकी जिम्मेदारी और बेहतर तरीके से निभानी होगी, ताकि मीडिया समाज में ऐसे विभेदकारी तत्वों को उजागर करे और सामाजिक समरसता स्थापित करने में दिक्कतें ना आए। साहित्य सामाजिक समरसता में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं देखने को मिलती हैं, अलग अलग भाषाओं के साथ हम लोगों को उनकी भाषाओं के अलग अलग साहित्य देखने को मिलते हैं। पंजाबी साहित्य अलग है, हिंदी साहित्य अलग है, उर्दू साहित्य अलग है, बंगाली साहित्य अलग है, मराठी साहित्य अलग है, तमिल साहित्य अलग है। तो सब साहित्यों में जो साहित्यकार रहे हैं उन्होंने समाज में एक समान भाव स्थापित करने का प्रयास किया है, सौहार्द का भाव स्थापित करने का प्रयास किया है। और जब आप समान भाव स्थापित करने के लिए, सौहार्द स्थापित करने के लिए काम करते हैं तो ये सामाजिक समरसता को बढ़ाने का भी एक उपाय हमें देखने को मिलता है। सिविल सोसाइटीज का मतलब होता है नागरिक समुदाय। नागरिक समुदाय जो होते हैं वो सामाजिक समरस स्थापित करने के लिए इंपॉर्टेंट घटक के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। सामाजिक स्तर पर अगर कोई भी समस्या है, उस समस्या का सामूहिक तौर पर समाधान करने का काम, सौहार्द स्थापित करने का काम सिविल सोसाइटीज के माध्यम से ही किया जाता है, ध्यान रखेंगे। शिक्षा और जागरूकता, देखिए हम अगर समाज में सुधार की बात करते हैं और समाज में समस्याओं की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां आपको एक तथ्य को हमेशा शामिल करना है। देखिए हमारे समाज में कई प्रकार की समस्याएं हैं। अब देश में कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि हम बोले कि देश में गरीबी है, जैसे कहें कि देश में बेरोजगारी है, जैसे कहें कि देश में कई जगह पर हम लोगों को भूखमरी देखने को मिल रही है, जैसे कहें कि देश में हम लोगों को अपराधी व्यवस्था देखने को मिल रही है, जैसे हम लोगों को देश में संप्रदायवाद देखने को मिल रहा है, जैसे हम लोगों को देश में ठगी व्यवस्था देखने को मिल रही है, जैसे हम कहें कि स्त्रियों का सम्मान नहीं होना है। तो ये सारी चीजें जो हमारे देश में देखने को मिलती है, इन सब के पीछे जो एक इंपॉर्टेंट कारण हमें देखने को मिलता है, वो कारण देखने को मिलता है शिक्षा। अगर देश में शिक्षा का पर्याप्त प्रसार प्रसार कर दिया जाए तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का जो परिणाम होगा वो इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। यहाँ तक कि जनसंख्या वृद्धि जैसी जो बड़ी समस्या है उसके पीछे भी अशिक्षा ही कारण होती है, और अशिक्षा की स्थिति में जागरूकता का अभाव हमें देखने को मिलता है। तो शिक्षा अगर है, जागरूकता अगर है, तो फिर सामाजिक समरसता स्थापित करने में समस्याएं नहीं होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा, किस दृष्टि से, जब आप बात करते हैं सामाजिक समरसता के लिए। अब नेक्स्ट देखना पड़ेगा कि सामाजिक समरसता के उद्देश्य क्या होते हैं। सामाजिक समरसता का पहला उद्देश्य होता है सतत धारणीय विकास की संकल्पना की स्थापना। सतत धारणीय विकास का मतलब समझते हैं। सतत धारणीय विकास का मतलब होता है कि लगातार भावी पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास को प्राप्त करना। जो भावी पीढ़ी है, भविष्य की पीढ़ी है, उसके जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम करना। हम लोग हमारी आवश्यकता की पूर्ति करें, लेकिन हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने में हम लोग भविष्य की पीढ़ी को नजरअंदाज ना करें। तो सामाजिक समरसता की संकल्पना जो है वो भावी पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सतत धारणीय विकास की संकल्पना की स्थापना की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका समता मूलक समाज। अगर हम लोगों को समता मूलक समाज की स्थापना करना है तो समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि सभी को समान अधिकार मिले, अगर सभी को समान अधिकार हम देना चाहते हैं, अगर हम समान रूप से सभी को सम्मान देना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि सभी का सामाजिक विकास में समान योगदान हो, तो ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामाजिक समरसता जरूरी होती है। भेदभाव मुक्त आदर्श समाज की स्थापना अगर करना है तो हमें सामाजिक समरसता की जरूरत होगी। देखिए, आदर्श समाज का मतलब ही होता है जहां पर भेदभाव ना हो। आदर्श का मतलब एक आइडियल व्यवस्था की आप बात करते हैं।
जहां सब कुछ अच्छा रहे, भेदभाव वगैरह कुछ ना हो, ऐसी व्यवस्था आदर्श होगी। तो आदर्श समाज वही होगा जो भेदभाव से मुक्त होगा, और ऐसे समाज की स्थापना में आपको सामाजिक समरसता बनाना पड़ेगी। राष्ट्र का सामाजिक एकत्व एवं सह अस्तित्व की भावना का निर्माण। देखिए कि हम लोग ये कहते हैं कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अगर भारत राज्यों का संघ हम लोग कह रहे हैं आर्टिकल नंबर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम ये कह रहे हैं कि भारत में जो सभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये मिला दिया तो ये आपका भौगोलिक एकत्व हो गया कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश सब मिलकर भारत बन रहा है। अब यहां आपका भौगोलिक एकत्व तो देखने को मिल गया, लेकिन समाज में भाषा अलग होने के चलते, भोजन अलग होने के चलते, वस्त्र अलग होने के चलते, विचार अलग होने के चलते, धर्म अलग होने के चलते, जाति अलग होने के चलते, स्थान अलग होने के चलते, वंश अलग होने के चलते, है ना। तो इस कारण से कई सारे भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं, और इन भेदभाव के कारण सामाजिक एकत्व नहीं है। अगर हम लोगों को सामाजिक एकत्व स्थापित करना है तो सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। सह अस्तित्व की भावना का निर्माण करना है तो सामाजिक समरसता जरूरी है। जाति धर्म से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र की अस्मिता सुरक्षा की बात करना है तो सामाजिक समरसता जरूरी है। समाज में एकत्व और ममत्व की भावना का विकास करना है तो सामाजिक समरसता जरूरी है। ममत्व का मतलब हो जाएगा बंधुता और भाईचारे की भावना का विकास अगर करना है तो हमें सामाजिक समरसता चाहिए। इसी प्रकार से देश की एकता और अखंडता को अगर बनाए रखना है तो सामाजिक समरसता चाहिए। देखिए अखंडता का मतलब है कि भारत का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 1% भाग भी आपके देश से अलग नहीं हो सकता। तो अखंडता को अगर सुरक्षित रखना है तो समाज में एकता बनाकर रखना पड़ेगी, और सामाजिक एकता अगर रहती है तो देश की अखंडता सुरक्षित रह सकती है। तो इन सभी उद्देश्य से हम लोग सामाजिक समरसता की भाव को देखते हैं। इस प्रकार से समाज में जो छुआछूत चल रहा है उसको खत्म करना है, सभी के बीच में सामंजस्य बनाना है, एक दूसरे की बात को समझकर चलते रहें, प्रेम की भावना बनाना है, तो सामाजिक समरसता बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देखें तो मानव अस्मिता और नारी प्रतिष्ठा की स्थापना करने के लिए भी सामाजिक समरसता चाहिए। देखिए लिंग के आधार पर असमानता बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है। हमारे देश में जो पुरुष होते हैं उनको अलग, और जो फीमेल होती है उनको अलग नजरों से देखा जाता है। जो पुरुष होते हैं पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है तुलनात्मक रूप में महिलाओं से, महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है, और पुरुषों को अधिक महत्व दे रहे हैं, महिलाओं को कम महत्व दे रहे हैं। ये देश के विकास में बाधक होता है। ओवरऑल 50% पॉपुलेशन हमारे देश का जो महिलाओं का है, तो अगर हम देश के विकास को चाहते हैं तो महिलाओं का योगदान उसमें बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में महिलाओं की प्रतिष्ठा स्थापित करना बहुत जरूरी है। अब हमको ये देखना है कि बाधाएं कौन कौन सी है सामाजिक समरसता के मार्ग में। तो सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि जैसे कि जाति, धर्म आदि के आधार पर लड़ाइयां, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ा दिया, उच्च जातियों को निम्न जातियों से लड़ा दिया, निम्न जातियों को उच्च के खिलाफ भड़का दिया, और इसका परिणाम होता है दंगे। तो ये सांप्रदायिकता जो है उसके लिए, उसको हम लोग सामाजिक समरसता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा मानते हैं। अगर सामाजिक समरसता लाना है तो सांप्रदायिकता की भावना को खत्म करना पड़ेगा। अगर सामाजिक समरसता लाना है तो सांप्रदायिकता को खत्म। सांप्रदायिकता कभी भी समानता एकता स्थापित नहीं करने दे सकती। और हमारे देश में मैं कहता हूं कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। ये मार्ले मिंटो सुधार को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। इसके पहले 1905 में जब बंगाल विभाजन किया गया था तो फूट डालो शासन करो की नीति का काम अंग्रेजों ने भारत में करने का प्रयास किया था। और उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार आया, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई, जिसकी वजह से देश में इनके बीच में एक प्रकार से दूरी बढ़ती चली गई। तो ये दूरी बढ़ने से अगर रोकना है तो समरसता लाना पड़ेगा, और समरसता लाना है तो सांप्रदायिकता के भाव को खत्म करना पड़ेगा। आपको संप्रदायवाद को पीछे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। क्षेत्रवाद, जैसे हम बोले बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में समस्याएं झेलना पड़ती है, और परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र के लोगों को बिहार में समस्याएं झेलना पड़ती है। ये क्षेत्रवाद होता है।
आप आपके क्षेत्र को ज्यादा महत्व देते हो दूसरों की तुलना में, और आप जब ऐसा करते हो तो इससे सामाजिक समरसता कम होती है, एकता स्थापित नहीं हो सकती। इसी प्रकार से नक्सलवाद, नक्सल किसको कहते हैं? नक्सलों को प्रारंभ में ये कहा जाता था कि ये समाज के रूठे हुए लोग हैं। सरकार की योजनाओं का, विकास कार्यों का जब कई सारे क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में पहुंच नहीं हो पाई, तो वहां के लोगों ने अपना विरोध दर्शाने का काम किया, और इन्होंने जब अपना विरोध दर्शाया तो फिर उसको हम लोगों ने नक्सलवाद के तौर पर कहा। मतलब एक प्रकार से नक्सली प्रारंभ में समाज के रूठे हुए लोग रहे थे, जिनको मनाया जा सकता था, जिनकी समस्याओं का समाधान करके उनको सही रास्ते पे लाया जा सकता था। लेकिन इनका समाधान सरकार करती ही तो वर्तमान में ये एक आतंकवादी व्यवस्था के तौर पर आ गए। अलग अलग आतंकवादी ग्रुप जो हैं उन्होंने नक्सलवादी व्यवस्थाओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया, उसमें आतंकवादी लोगों का प्रवेश करना शुरू कर दिया। तो आज हमारे देश में नक्सल आतंकवाद का रूप ले चुका है, और ये जो है ये सामाजिक समरसता के मार्ग में बाधक होता है, कभी एकता स्थापित नहीं होने देता। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं तो ये बाधा है समरसता के मार्ग में। जब हम पितृसत्तात्मक की बात करते हैं तो हम लोग पुरुष प्रधान की बात करते हैं, और जब पुरुष प्रधान की बात करते हैं तो महिलाओं के हित जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और महिलाओं के साथ फिर असमानता स्थापित होती है, और ऐसी स्थिति में सामाजिक समरसता देखने को नहीं मिल सकती है। इसके अलावा जातिवाद, कोई ठाकुर होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई, तो ये जो जाति का सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक समरसता के मार्ग में बाधा होता है। जाति के आधार पर होने वाली राजनीति ये हमारे देश को एकता के सूत्र में बंधने से रोकती है। भेदभाव, सामाजिक ईर्ष्या और जो बोल सकते हैं वैमनस्य है वो समाज में बना रहता है। तो जातियों की व्यवस्था एक बाधा है सामाजिक समरसता को लाने में। लैंगिक असमानता, स्त्री पुरुषों में आप जो भेद करेंगे, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में महत्व कम दिया जाएगा, अवसर कम दिए जाएंगे, उनको बाहर निकलने से लेके, विवाह संबंधी व्यवस्था से लेके, सामाजिक रीति रिवाजों से लेके हर क्षेत्र में अगर उनसे भेद किया जाएगा तो ये सामाजिक समरसता के मामले में रोड़ा होता है। आर्थिक असमानता, अमीर और गरीब इनके बीच में अंतर अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये गरीब का इस अमीर के प्रति कभी भी सामंजस्य नहीं होगा, और एक अमीर एक गरीब को हमेशा निम्न निगाहों से देखेगा। इसका मतलब अमीरी और गरीबी का आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो भी हम लोग समाज में एक समरसता नहीं स्थापित कर सकते। ठीक इसी प्रकार से असहिष्णुता, असहिष्णुता का मतलब है कि हम अपनी सहन करने की शक्ति खो दें, हम दूसरे के मूल्यों को अपनाने से या दूसरे के मूल्यों का आदर न करें, उनका अपमान करते चले जाएं, तो ये कहीं ना कहीं समरसता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा होगी। हमें सभी के मूल्यों की, आदर्शों का सम्मान करना चाहिए, सभी की व्यवस्था को लेकर चलना चाहिए, जो सहिष्णुता का एग्जाम्पल होता है। और अगर हम नहीं करते हैं तो हम समरसता के मार्ग में बाधा होते हैं। ऐसे ही उग्रवाद होता है, किसी भी समस्या का आप शांति से बातचीत करके हल न निकालें और फिर उस समस्या को आप उग्र रूप से आग लगा देना, सड़कें उखाड़ देना, तो इस प्रकार की विचारधारा को लेकर आप जाएंगे तो समरसता स्थापित नहीं हो सकती है। ठीक वैसे ही अलगाववाद, जैसे कि खालिस्तान को आप देख रहे हैं, आजाद कश्मीर की भावना को आप देख रहे हैं, तमिल लोगों की अलग होने की भावना को देख रहे हैं, ये अलगाववाद की भावना है। और अगर आप कोई भी व्यक्ति अलग होने की विचारधारा पर चलेगा ना तो सामाजिक समरसता स्थापित नहीं होगी। तो सामाजिक समरसता के मामले में ये सभी हम लोगों को रोड़ा दिखाई पड़ता है। राजनीतिक ध्रुवीकरण भी सामाजिक समरसता के मार्ग में एक बाधा है। क्या होता है कि सभी अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, सभी पार्टी सत्ता में आना चाहती है, सभी को शक्ति चाहिए। शक्ति की प्राप्ति के लिए किसी एक धर्म समुदाय को अपनी तरफ करने का प्रयास किया जाता है तो वो दूसरे समुदाय से दूर हो जाता है। ये राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है। इस वजह से समाज में समरसता नहीं आती है। जैसे कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को अपने अंडर में हमेशा करके रखना चाहती है, बीजेपी हिंदुओं को हमेशा अपने अंडर में करके रखना चाहती है। कांग्रेस कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं सुन सकती, बीजेपी कभी हिंदुओं के खिलाफ नहीं सुन सकती। तो ये व्यवस्थाएं जो दिख रही वो ध्रुवीकरण कहलाता है कि आप पर्टिकुलर एक समुदाय को अपने वोट बैंक को मामला समझकर उसका यूज करना चाहते हो। इससे समाज में अलग अलग हित प्रदर्शित होते हैं लोगों के, और एकता स्थापित करने में हमें दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, अब बाधाओं के बाद क्या इसके लिए समाधान या प्रयास है? प्रयास के लिए सबसे पहले
मूल्य आधारित शिक्षा हो, हमें शिक्षा ऐसी स्थापित करना पड़ेगी जो वैज्ञानिक हो, जो तार्किक शिक्षा हो, जो लोगों को जागरूक करने का काम करे, जो लोगों में समानता स्थापित करने का काम करे, हर चीज पर तर्क देखे कि हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, सही है या गलत है। जब इस प्रकार की शिक्षा होगी तो कहीं ना कहीं समाज में जो भेदभाव वाले तत्व हैं वो पीछे होंगे और समानता वाले तत्व आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से नागरिक समुदाय के सामूहिक प्रयास, हमारे समाज में अलग अलग सिविल सोसाइटीज हैं, इन सिविल सोसाइटियों को मिलकर सभी में एक समान व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि इनका प्रभाव लोगों पर बहुत ज्यादा होता है, इनकी बातें लोग बहुत जल्दी मानना लगते हैं। तो ऐसे में सामाजिक समरसता लाई जा सकती है। सरकार के द्वारा बनाई नीतियां, सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि समाज में एकता के भाव को बढ़ावा मिले, सभी में सद्भावना विकसित हो, सभी में एक साथ चलने की भाव विकसित हो। ऐसी नीतियों पर सरकार को नहीं जाना चाहिए कि एक वर्ग का दूसरे वर्ग के प्रति एक ईर्ष्या की, अलगाव की भाव विकसित हो जाए, ऐसा लगने लगे कि सरकार पर्टिकुलर किसी एक वर्ग के लिए ही काम करती है, दूसरे वर्ग के लिए काम नहीं करती है, तो ये कहीं ना कहीं समरसता के मार्ग में अवरोध होगा। तो सरकारी नीति ऐसी बनानी पड़ेगी। मीडिया की भूमिका के माध्यम से मीडिया की भूमिका सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि आपको क्या कार्य करना है। समाज में ऐसे तत्वों को हतोत्साहित करना पड़ेगा, उजागर करना पड़ेगा मीडिया को जो समाज के एकता के लिए बाधक होते हैं, और ऐसी चीजों को ज्यादा से ज्यादा निकाल के लाना पड़ेगा जो सामाजिक समरसता स्थापित करने में मददगार हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से सभ्य, सुसंस्कृत और प्रगतिशील राष्ट्र की स्थापना, एक सभ्य राष्ट्र की स्थापना आप करते हैं, सुसंस्कृत राष्ट्र की स्थापना अगर करते हैं, प्रगतिशील राष्ट्र की स्थापना अगर करते हैं, तो समाज में समरसता स्थापित हो सकती है। सामाजिक समरसता के प्रयास ये हो सकते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या कदम उठाए गए हैं, तो जैसे 6 दिसंबर को सामाजिक समरसता दिवस घोषित किया गया है। इस दिन समाज में सामाजिक समरसता को लेकर सभी में जागरूकता स्थापित की जाती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कदम किया गया है। इसी प्रकार से शासन सर्वधर्म संभाव सर्व जाति समरसता समारोह का आयोजन करती है, जिसमें सभी जाति के सर्वधर्म के लोग इकट्ठे होते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो एकता स्थापित करने में एक इंपॉर्टेंट कदम हमें देखा जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, और कहीं ना कहीं संविधान किस प्रकार से सामाजिक समरसता, समानता स्थापित करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट शस्त्र अस्त्र है, वो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई पड़ता है, इसके मूल्यों को बताया जाता है। अंतरजातीय विवाह की स्वीकार्यता, पहले क्या होता था कि अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे, दो जातियों के लोग आपस में मिल ही नहीं पाते थे, इस वजह से उनके बीच में समानता स्थापित होना नहीं संभव हो पाता था। अब अलग अलग जाति के लोगों में विवाह होते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, अलग अलग जाति के लोग करीब आते हैं, जिससे उनके बीच में भेदभाव समाप्त होता है और सामाजिक समरसता की स्थापना होती है। 14 अप्रैल को सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया गया अंबेडकर जी की याद में, तो ये भी सरकार का एक इंपॉर्टेंट कदम है सामाजिक समरसता की दिशा में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें रही सामाजिक समरसता के लिए दोस्तों। आज के इस लेक्चर में सामाजिक समरसता को लेकर सभी चीजों को मैंने डिस्कस कर लिया है। अब आप सामाजिक समरसता क्या है वो भी बता सकते हैं, सामाजिक समरसता की परिभाषा भी बता सकते हैं, सामाजिक समरसता के घटक भी बता सकते हैं, परंपरागत घटक और नवीन घटक भी बता सकते हैं। सामाजिक समरसता स्थापित करने के मार्ग में बाधाएं क्या हैं, क्या प्रयास किए जाने चाहिए, सभी चीजें मैंने यहाँ शेयर कर दी है। कोशिश यही है कि टॉपिक पूरा हो जाए और आपको दिक्कतें ना आए। अगले लेक्चर में फिर से आप लोगों के सामने रहूंगा दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।